हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं इस वीडियो में 3 इंपॉर्टेंट स्टॉक्स डिस्कस करने वाला हूं। एक स्टॉक मैंने आज ही परचेज किया है, अराउंड 3.5 लाख इन्वेस्ट किए हैं। जो सेकंड स्टॉक है वो मैं जल्द ही परचेज करने वाला हूं, और थर्ड स्टॉक जो है वो ऑलरेडी मेरे पोर्टफोलियो का पार्ट है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कौन सा स्टॉक है। एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले मार्केट्स की बात करते हैं। एफ जो थे आज नेट सेलर्स थे, अराउंड 200 करोड़ के। नेट में उतना अमाउंट बड़ा नहीं है तो इतनी टेंशन की बात नहीं है। डी आई अराउंड 1700 करोड़ के नेट बायर्स थे। एडवांस डिक्लाइन रेशियो 1.5 का था, तो काफ़ी अच्छा था। उसके बाद निफ्टी 50 1.35% राइज किया है। एंड मिड कैप 100.94%, स्मॉल कैप 100.55%। तो आज ब्रॉडर मार्केट्स भी अच्छा परफॉर्म किए, बट कंपैरेटिवली उतना आउट परफॉर्म नहीं किए हैं। एंड विक्स अराउंड 14.65 पे है, कंफर्टेबल है। एंड उसके बाद डॉलर इंडेक्स देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि डॉलर इंडेक्स फॉल करेगा तो इंडियन मार्केट्स के लिए या ओवरऑल इमर्जिंग मार्केट्स के लिए भी पॉजिटिव हो जाता है। एंड जैसा आपने देख रहे हैं, डॉलर इंडेक्स 103.31 पे है, तो काफ़ी नीचे आ गया है। ये काफ़ी पॉजिटिव हो जाता है इमर्जिंग मार्केट्स के लिए। एंड उसके बाद जो यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड है 10 ईयर्स की, वो भी काफ़ी डिक्लाइन होगी, 3.6% पे आ गई है। तो ये अगेन पॉजिटिव न्यूज़ है। उसके बाद निफ्टी 50 की बात करें तो ये 15 मिनट चार्ट है। आप देखेंगे कैप अप ओपनिंग हुई थी अराउंड 17,960 के आसपास। उसके बाद मार्केट 12 बजे तक ऊपर जाता है, उसका थोड़ा सा डिप आता है अराउंड 2 बजे तक। बट उसके बाद लास्ट के 1 आवर या 1.5 आवर्स में वापस अच्छी तेज़ी दिखाता है। तो इसका मतलब ये है कि आज की क्लोजिंग पॉजिटिव साइड पे हुई है। अच्छी क्लोजिंग बोलेंगे इसको, जिससे ये रह सकता है कि कल का मार्केट भी अच्छा रह सकता है। बट ऑब्वियसली अभी जो मार्केट्स चल रहा है टेक्निकल से ज़्यादा अभी न्यूज़ बेस्ड मार्केट्स हैं। तो कोई भी अचानक से कोई न्यूज़ आती है, मार्केट्स एब्रप्टली रिएक्ट कर रहा है। तो अगेन न्यूज़ पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी अर्निंग सीजन स्टार्ट हो गई, आज टीसीएस के रिजल्ट्स आए हैं। ओवरऑल रिजल्ट्स एवरेज थे, या कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से टू सम एक्सटेंट पॉजिटिव साइड पे थे। जो एक्सपेक्टेशंस थी रेवेन्यू की, वो कहीं ना कहीं बीट हो पाई है। लेकिन जो नेट प्रॉफिट है वो थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन से कम आए हैं। बट ओवरऑल क्योंकि जैसा आपने जानते हैं यूएस यूरोप में स्लो डाउन था, तो कहीं ना कहीं म्यूटेड क्वार्टर रहने की उम्मीद थी, वैसा ही रहा है। बट ओवरऑल रिजल्ट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं लगी मुझे एज सच। यूएस मार्केट्स की बात करें तो फ्राइडे को अच्छी खासी रैली दिखाई थी, जिसकी वजह से आज इंडियन मार्केट्स ने भी अच्छी खासी रैली दिखाई है। क्योंकि जो यूएस जॉब्स डेटा आया था, वहाँ पे जो वेज रेट है वो इतनी स्पीड से इंक्रीज नहीं कर रही है। इसका मतलब ये है कि ये उम्मीद बढ़ गई है कि इन्फ्लेशन जल्दी कंट्रोल में आ जाएगा। एंड फेड को मे बी इतनी स्पीड से इंटरेस्ट रेट कम नहीं करनी पड़ेगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ानी नहीं पड़ेगी। तो जो आज भी फ्राइडे को रैली की कंटिन्यू करते हुए यूएस मार्केट्स पे भी ओपनिंग पॉजिटिव में हुए हैं। लेट्स सी एंड कहाँ होते हैं। उसके बाद जो SGX निफ्टी है अपना, वो अराउंड 0.04% ऊपर चल रहा है, यानी फ्लैट है। उसके बाद पहला स्टॉक BLS इंटरनेशनल। हार्डली मैंने जो लास्ट वीडियो या सेकंड लास्ट वीडियो बनाया था उसमें मैंने डिस्कस किया था इसको डिटेल में, तो वापस डिटेल में नहीं जाऊंगा। ये अगैन वीज़ा आउटसोर्सिंग प्रोसेसिंग में है। जो बेसिकली डिफरेंट कंट्रीज़ में जाने के लिए वीज़ा लगता है, तो वहाँ की जो गवर्नमेंट्स हैं अलग अलग कंट्रीज़ की, वो जो वीज़ा प्रोसेसिंग का काम होता है वो BLS इंटरनेशनल को आउटसोर्स कर देती हैं। तो यहाँ पे जो एक पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहूँगा, वैल्यूएशन कई लोग बोल सकते हैं हाई है, बट अगेन ये अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है। क्योंकि कुछ कुछ स्टॉक्स 100 के पीई पे भी लोगों को सस्ता लगता है। इसका प्राइस अर्निंग्स रेशियो 50.5 के आसपास है। बट प्राइस अर्निंग्स रेशियो से मैं हमेशा ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझता हूँ प्राइस अर्निंग्स ग्रोथ रेशियो को, पेग रेशियो जिसको बोलते हैं। ये 2.92 पे है। बट कहीं ना कहीं लास्ट 1.5 ईयर्स या 2 ईयर्स जो थे वो कोविड इंड्यूस थे, जिसकी वजह से ग्रोथ उतना आया नहीं है। तो पर्सनली मुझे लगता है कि 2023 और 2023 एंड बियॉन्ड भी ग्रोथ रेट काफ़ी अच्छी दिखा सकता है BLS इंटरनेशनल, क्योंकि काफ़ी लोग इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहे हैं। एंड वेकेशंस पे आई नो काफ़ी लोगों की अर्निंग्स या इनकम उतनी हाई नहीं है, बट कहीं ना कहीं इनइक्वालिटीज़ बढ़ रही हैं, चाहे इंडिया में हो या अब्रॉड हो, जिसकी वजह से कुछ लोग अब्रॉड आसानी से ट्रैवल करते हैं। इनफैक्ट वेकेशन का मतलब ही उनके लिए होता है आउट ऑफ इंडिया जाना। ऐसे ही बाकी कंट्रीज़ में भी यही हाल है। तो कहीं ना कहीं मुझे 100% उम्मीद है कि BLS इंटरनेशनल अच्छी खासी ग्रोथ दिखा सकता है फ्यूचर में। तो इसीलिए मैं इसके ऊपर बेट कर रहा हूँ। मैंने आज ही इसमें 3.5 लाख इन्वेस्ट किए हैं। मेंबर्स को तो ऑलरेडी पता है, मैंने सुबह ही उनको व्हाट्सएप ग्रुप में इन्फॉर्म कर दिया था। एंड यहाँ आपने देखेंगे लास्ट मंथ जो 3 दिन डिक्लाइन आया था कोविड के
ड्रामे की वजह से। उसके बाद ऑब्वियसली क्योंकि ये ट्रैवलिंग रिलेटेड स्टॉक है तो अच्छा खासा डिप दिखाया था, ऑलमोस्ट 200 समथिंग पे था, एंड ये गिर के 160 पे आ गया था, क्योंकि ऑब्वियसली क्योंकि वीज़ा आउटसोर्सिंग का इसका काम है, तो जैसे अगर ट्रैवल पे रिस्ट्रिक्शंस लग सकता है कोविड की वजह से, तो अच्छा खासा डिप दिखाया। बट जैसे ही लगने लगा कि ये नहीं, कोविड बोल के कुछ नहीं होने वाला, ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होने वाला, यहाँ तक कि चाइना ने भी सारे अपनी इकॉनमी ओपन कर दी है, ट्रैवलिंग रिस्ट्रिक्शंस टोटली हटा दिए हैं, तो अब जो भी ये इम्पैक्ट आया था कहीं ना कहीं ये बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। एंड ये आपने देखेंगे इस पॉइंट पे ऑलमोस्ट 26 दिसंबर को अच्छी खासी बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनाई थी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट आप देखिए, जो लास्ट वाली रेड कैंडल है 23 दिसंबर वाली, उससे उन उसकी जो क्लोजिंग थी उसके काफ़ी ऊपर जाके नेक्स्ट डे इसने क्लोजिंग दी है ग्रीन कैंडल की। तो इसका मतलब ये है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल थी, जहाँ पे भी परचेज किया जा सकता था। बट मैं भी पर्सनली कुछ दिन से वेट एंड वॉच कर रहा था, मेंबर्स को ऑलरेडी पता है, एंड आज ही मैंने इसमें बाय किया है। नीचे आप वॉल्यूम्स देख सकते हैं, वॉल्यूम्स कल से बेटर थे आज के, तो इसलिए मैंने आज ही परचेज कर लिया वीएलएस इंटरनेशनल को। तो अगेन ऑब्वियसली ये कोई भी बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, आप लोग को अगर स्टडी करना है ज़रूर कीजिए, बट या तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करिए या अपनी एनालिसिस खुद करिए कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले। उसके बाद जो सेकंड स्टॉक है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़, ये जो कंपनी है बेसिकली ऑफ हाईवे टायर्स बनाती है, इसका स्पेशल फोकस रहता है ऑफ हाईवे टायर्स में, या हैवी ड्यूटी टायर्स जो बोलते हैं, चाहे वो क्रेन्स में हो, जैसे ट्रैक्टर्स में, हार्वेस्टर्स में, इरिगेटर्स में, लोडर्स में, क्रेन्स में, माइनिंग में। तो जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी स्पेसिफिकली इंडिया में, या फिर कहीं भी इंडस्ट्रियल काम होगा, कंस्ट्रक्शन में, माइनिंग में, तो जो स्पेशल इक्विपमेंट्स होते हैं, चाहे वो क्रेन्स हों, हार्वेस्टर्स हों, उनमें इनके टायर्स यूज़ होते हैं। एंड कंपनी का जो क्लाइंट बेस है वो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, फ्रॉम न्यू हॉलैंड, जॉन डियर, AGCO। हो सकता है आप लोगों ने ज़्यादा कंपनीज़ के नाम ना सुने हो, इनफैक्ट मैंने भी नहीं सुने थे काफ़ी कंपनीज़ के नाम, बट जो सम पॉपुलर कंपनीज़ हैं जैसे JCB, CAT, CAT। उसके बाद कंपनी का जो प्रेजेंस है 160 प्लस कंट्रीज़ में है, ये अपने टायर्स 160 प्लस कंट्रीज़ में सेल करती है। एंड जो मेजर चंक ऑफ रेवेन्यूज़ आता है वो यूरोप से आता है 49%, इंडिया से 23%, या अभी रिसेंट में चेंज हो गया है, अमेरिका से सेकंड हाईएस्ट अमेरिका से आ रहा है एंड थर्ड हाईएस्ट इंडिया से आ रहा है। उसके बाद जो मेजर सेल्स आती है वो कहीं ना कहीं रिप्लेसमेंट टायर्स की होती है, जो बेसिकली पुराने टायर्स होते हैं उनको रिप्लेस करने के लिए जो मेजर चंक ऑफ रेवेन्यूज आती है वो आती है। उसके बाद जो न्यू इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर होते हैं, जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, वो न्यू टायर्स के लिए डिमांड करते हैं, वहाँ से रेवेन्यू आती है अराउंड 25%। और कंपनी अच्छा खासा केपेक्स प्रोग्राम भी कर रही है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो जो मैनेजमेंट कमेंट्री रही है लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स के बाद, कि करंट जियोपॉलिटिकल कंडीशंस काफ़ी अनसर्टेन है, काफ़ी वॉलेटाइल हैं, और काफ़ी हेडविंड्स भी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यूरोप में स्लो डाउन एक्सपेक्टेड है या ऑलरेडी स्लो डाउन में है, तो वहाँ से रेवेन्यूज़ में इम्पैक्ट आ सकता है, जिसकी वजह से मैनेजमेंट ने ये कहा है कि गाइडेंस देना बहुत मुश्किल है एनुअल सेल्स वॉल्यूम की। ड्यूरिंग दिस चैलेंजिंग मैक्रो एनवायरनमेंट वी आर अनेबल टू गाइड फॉर एनुअल सेल्स वॉल्यूम्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 23। बट उसके बावजूद लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स ओवरऑल अच्छे रहे हैं, एंड उम्मीद यही है कि इस क्वार्टर के रिजल्ट्स भी अच्छे ही रहेंगे। यूरोप से जो डिमांड कम हो रही है वो कहीं ना कहीं इंडिया और अमेरिका से डिमांड पूरी हो सकती है। उसके बाद जो कैपेक्स कर रही है कंपनी, ब्राउनफील्ड टायर प्लांट लगा रही है। ब्राउनफील्ड का मतलब जो ऑलरेडी प्लांट है उसको एक्सपैंड कर रही है। 50,000 मेट्रिक टन्स पर एनम ब्राउनफील्ड टायर प्लांट एट भुज। उसके बाद फाइनेंशियल सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 में एक्सपेक्टेशंस है कि प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ का कैपेक्स का कॉस्ट है अराउंड 800 करोड़। उसके बाद कंपनी कार्बन ब्लैक एंड कैप्टिव पावर प्लांट भी लगा रही है। कार्बन ब्लैक बेसिकली टायर्स में यूज़ होते हैं मैन्युफैक्चर में, एंड कंपनी बेसिकली बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रही है, जिससे क्या होता है, इसको कार्बन ब्लैक दूसरी जगह से आउटसोर्स या दूसरी जगह से प्रोक्योर नहीं करने पड़ेंगे, कंपनी खुद ही कार्बन ब्लैक मैन्युफैक्चर कर ले रही है। उसके बाद मॉडर्नाइजेशन ऑटोमेशन कर रही है, जिसका प्रोजेक्ट कॉस्ट आता है 450 करोड़ का। एंड उसके बाद अपने देखेंगे जो सेल्स वॉल्यूम है वो भी रेगुलरली इंक्रीज हो रही है। ये काफ़ी पॉजिटिव हो जाता है। कई बार क्या होता है, सिर्फ प्राइस राइज की वजह से रेवेन्यूज इंक्रीज होती हुई दिखती हैं, बट वॉल्यूम इंक्रीज होना बहुत ज़रूरी होता है। एंड सेल्स वॉल्यूम ओवरऑल इंक्रीज हो रही है। कोविड के बीच में थोड़ा सा इम्पैक्ट आया था, बट अभी भी देखेंगे जो फाइनेंशियल ईयर 23 है अपना फर्स्ट हाफ जो है, उसमें भी अराउंड 1,62,000
के आसपास मेट्रिक टन की वॉल्यूम हुई है। तो जो लास्ट ईयर की गाइडेंस, लास्ट ईयर की जो सेल्स वॉल्यूम थी उससे एक्सपेक्टेशन है कि फाइनेंशियल ईयर 23 उससे क्रॉस कर जाएगा। एंड जो वॉल्यूम प्रोफाइल है मोस्टली इसकी एग्रीकल्चर से ज़्यादा आती है, एग्रीकल्चर यानी मोस्टली ट्रैक्टर्स से, उसके बाद OTR एंड अदर्स। एंड चैनल सेल्स अगर देखें तो रिप्लेसमेंट जैसे आपने डिस्कस किए थे, रिप्लेसमेंट से सबसे ज़्यादा आती है, उसके बाद OEM से अराउंड 27.6% एंड अदर्स से 2.6%। एंड रेवेन्यूज़ देखें या जोग्राफिकल सेल्स देखें तो यूरोप से आती है अराउंड 50% या 49.6%, अमेरिका से 20.3% एंड इंडिया से 19.9%। और जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ऑब्वियसली काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, क्योंकि इसके जो टायर्स यूज़ होते हैं वो अलग अलग सेगमेंट्स में काम आते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्रियल हो, कंस्ट्रक्शन हो, अर्थ मूविंग हो, माइनिंग हो, पोर्ट हो, डिफरेंट डिफरेंट व्हीकल्स में। तो कंपनी जो फोकस कर रही है एक तो अपनी जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसको एक्सपैंड करने का, ताकि पेनिट्रेट कर सके अमेरिकाज को, अपना पोर्टफोलियो बढ़ा सके और इंडियन मार्केट्स को भी ज़्यादा एक्सपैंड कर सके। एंड ये ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स है जो बेसिकली कंपनी के क्लाइंट्स हैं, चाहे वो JCB हो, कैट हो। उसके बाद अब आते हैं फाइनेंशियल्स के ऊपर। प्राइस अर्निंग्स रेशियो 30.5 का है, एवरेज बोलूँगा मैं। प्राइस अर्निंग्स ग्रोथ रेशियो 1.79 के आसपास है, कंफर्टेबल है, कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी अबव 20% है। सेल्स ग्रोथ अच्छी खासी रही है लास्ट 5 ईयर्स की। प्रॉफिट ग्रोथ अभी इसमें नेगेटिव दिखा रहा है क्योंकि कोविड के इम्पैक्ट की वजह से। हम अपने क्वार्टरली सेल्स एंड रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट्स देखते हैं, तो अगर सेल्स देखें तो ओवरऑल जो कोविड का इम्पैक्ट था उसको छोड़ते हुए अदरवाइज सेल्स की जो ट्रेंड है आप देखेंगे लास्ट फ्यू क्वार्टर से इंक्रीज ही हो रही है। चाहे वो दिसंबर 2020 में 1500 करोड़ की सेल्स थी, एंड अगर आप देखेंगे तो रेगुलरली इंक्रीज हो रही है, ऑलमोस्ट 1-2 क्वार्टर में फ्लैट रही है, अदरवाइज रेगुलरली इंक्रीज हो रही है। लास्ट क्वार्टर में भी रेवेन्यू जो थी 2619 करोड़ से 2658 करोड़ हुई है। लास्ट क्वार्टर ऑब्वियसली सब अपने जानते हैं डिफिकल्ट रहा था। जो नेट प्रॉफिट है वो भी ओवरऑल जो ट्रेंड है वो इंक्रीजिंग रही है, बट क्योंकि प्राइस ऑफ रबर, फ्यूल, क्रूड काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे हुए हैं जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट में इम्पैक्ट आया है, इसमें कोई डाउट्स नहीं है। क्योंकि और यहाँ तक कि लॉजिस्टिक कॉस्ट भी जो है, कंटेनर कॉस्ट है, फॉर एग्जांपल इंडिया से अगर टायर्स आउटर कंट्रीज़ में जाते हैं, जो कंटेनर फ्राइट कॉस्ट थे वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गए थे जिससे मार्जिन पे इम्पैक्ट आया। बट क्योंकि अभी रबर के कॉस्ट डिक्लाइन हो रहा है, क्रूड का कॉस्ट डिक्लाइन हुआ है और यहाँ तक कि कंटेनर एंड फ्राइट कॉस्ट भी डिक्लाइन हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद है कि मार्जिन अब इम्प्रूव होंगे। यहाँ इसी वजह से 2-3 दिन पहले सब के सब टायर कंपनीज ने अच्छी रैली भी दिखाई थी। बैलेंस शीट अगर देखें तो डेट टू इक्विटी रेशियो 0.5 के बिलो है, तो कंफर्टेबल है। अगर आप डेट देखेंगे तो 3000 करोड़ के ऊपर है, जबकि रिजर्व 7500 करोड़ के ऊपर है। उसके बाद प्रोमोटर होल्डिंग ऑलमोस्ट कांस्टेंट है 58.3% पे। FIIs की होल्डिंग थोड़ी सी कम हुई है फ्रॉम 14.3% टू 12.96%, बट साथ ही में जो DIIs की होल्डिंग है वो अच्छी खासी इंक्रीज हुई है फ्रॉम 11.17% टू 18.81%। अब अगर टेक्निकल्स पे फोकस करें तो ये जो सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर ब्रेकआउट दिया है बालकृष्ण इंडस्ट्री में वीकली चार्ट में, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। जो लास्ट फ्राइडे को इसने जो क्लोजिंग दी थी, वीकली क्लोजिंग, वो इस ट्रायंगल के ऊपर है आप देखेंगे। तो उम्मीद ये है कि अब ये ब्रेकआउट मिला है तो चांसेस है कि वापस इस रेंज के अंदर नहीं आएगा प्राइस। वापस इस रेंज के अंदर आ जाता है तो वापस फ्लैट रहने का चांसेस है, बट क्योंकि ब्रेकआउट दे चुका है तो चांसेस ये है कि ऊपर की तरफ निकल सकता है। तो अगैन इस स्टॉक को आप ट्रैक में रख सकते हैं, रडार में रख सकते हैं, मैं भी रख रहा हूँ एंड कहीं ना कहीं जल्दी बाय करने की सोच भी रहा हूँ। उसके बाद एक्सिस सिक्योरिटीज़ ने भी आप देखेंगे जो सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर पैटर्न है उसका ब्रेकआउट के बारे में बताया है वीकली चार्ट में। एंड जो इंडिकेटर्स हैं, चाहे वो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर हो, वीकली एवरेजेस हो, एक्सपोनेंशियल, उसके ऊपर है अभी ये ट्रेड कर रहा है, तो ये काफ़ी पॉजिटिव हो जाता है टेक्निकल टर्म्स में। एंड एक्सिस सिक्योरिटीज़ ने टारगेट दिया है 2400-2450 का। एंड लास्ट स्टॉक जो माइक्रो कैप स्टॉक है डिफेंस सेक्टर से, अवेंटेल, ये मैं काफ़ी डिटेल में कवर कर चुका हूँ कि इस मेंबर्स होल्ड भी करते हैं इस शेयर को।
अराउंड 340 के आसपास शायद मैंने डिस्कस किया था, नॉट श्योर एग्जैक्टली किस प्राइस पे, बट वो डिटेल में अगर आप वीडियो चेकआउट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एंड ये स्टॉक भी आज ऑलमोस्ट 5% से ऊपर का राइज दिखाया है इस शेयर ने। एंड ये शेयर भी आप ट्रैक में रख सकते हैं, बट क्योंकि इसका मार्केट कैप अराउंड 600 करोड़ के आसपास ही है तो रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। बट ओवरऑल जैसा आप जानते हैं डिफेंस सेक्टर में काफ़ी अच्छी खासी टेलविंड्स हैं, और कंपनी रडार सिस्टम में है, वायरलेस कम्युनिकेशन प्रोडक्ट्स में है, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में है, तो ऑर्डर बुक भी अच्छी खासी है। एंड जो इसके कस्टमर बेस हैं, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, इंडियन रेलवेज हो, इंडियन नेवी हो, एयरफोर्स हो, वो कस्टमर्स हैं, तो उम्मीद ये ही कि ये फ्यूचर में अच्छा करेगा। बट क्योंकि माइक्रो कैप स्टॉक है तो रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। मैं भी इसमें इन्वेस्टेड हूँ, बट उतना ही अमाउंट इन्वेस्टेड हूँ जितना मैं रेस्पॉन्सिबली बेयर कर सकता हूँ लॉस। तो ये स्टॉक भी आप ट्रैक में रख सकते हैं। डिटेल वीडियो चेकआउट करना है तो कर सकते हैं एवेंटेल के बारे में। चलिए लास्ट में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।